बीच में जुड़ रहे आप सभी विद्वत जनों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। प्यारे साथियों, सीआरसी लखनऊ निरंतर बौद्धिक उत्सर्जन हेतु, निरंतर ज्ञानात्मक पक्ष के विद्वत भावों की स्थापना हेतु आप सभी के बीच में विभिन्न प्रकार के लेक्चर सीरीज, विभिन्न प्रकार के क्षमतावर्धन के कार्यक्रम तथा विभिन्न प्रकार के दिव्यांगजनों से संबंधित ज्ञानार्जन पक्ष, चिन्हांकन पक्ष एवं साथ ही साथ सशक्तिकरण पक्ष को मजबूती प्रदान करने वाले कार्यक्रमों को निरंतरता के साथ आप सभी के बीच में रखता रहा। इसी कड़ी में आज का यह कार्यक्रम, जिसका विषय है टीचिंग स्टडीज फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी SLD, और इसको लेकर के हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में जुड़ रहे हैं आदरणीय डॉक्टर रवि प्रकाश सिंह सर, लेक्चरर इन स्पेशल एजुकेशन, NIPID रीजनल सेंटर नवी मुंबई। आज के कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आदरणीय राजीव रंजन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग CRC लखनऊ, श्री विकास मिश्र सर, ओरिएंटेशन मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर CRC लखनऊ, आदरणीय सविता शुक्ला मैम, लेक्चरर CRC लखनऊ, आदरणीय सीमा यादव मैम, लेक्चरर CRC लखनऊ। आज के कार्यक्रम में हमें मानसिक रूप से अपना आशीर्वचन प्रदान कर रही हैं हमारी परफॉर्मेंस आदरणीय मीना कुमारी शर्मा मैम, निदेशिका पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली, और निरंतर गतिमान कार्यक्रमों को अत्यधिक गति प्रदान करने हेतु एवं निरंतर ऑफलाइन ऑनलाइन कार्यक्रमों को स्थापित करने हेतु, कुशल निर्देशन प्रदान करने हेतु हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं आदरणीय श्री रमेश पांडे सर, निदेशक CRC लखनऊ। साथियों, समय हो चुका है कि हम अपनी लेक्चर सीरीज की तरफ बढ़े, तो कार्यक्रम की प्रथम पंक्ति में मैं कार्यक्रम के मुख्य आयोजक आदरणीय राजीव रंजन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग CRC लखनऊ को सादर आमंत्रित करता हूं कि सर आप आए और आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर रवि प्रकाश सिंह सर का स्वागत कर उन्हें उद्बोधन हेतु आमंत्रित करें। श्री राजीव रंजन सर। Thank you, Nagesh ji. Thanks. And thank you, Ravi Prakash Singh sir. Thank you very much for inviting us, for accepting our invitation and giving your lecture as a resource person in this online webinar. मैं सबसे पहले तो आप सभी लोगों को, जितने भी लोग हमारे इस ऑनलाइन वेबिनार में जुड़े हैं, सभी को हमारे डायरेक्टर PDU/NI PPD न्यू दिल्ली और हमारे डायरेक्टर श्री रमेश पांडे जी, जो कि CRC लखनऊ के डायरेक्टर हैं, आप इनके तरफ से भी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करूंगा। और अपने सारे ऑफिशियल्स, जितने भी हमारे CRC के ऑफिशियल्स और स्टाफ्स हैं, सबके तरफ से भी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है इस ऑनलाइन वेबिनार में। और जो आज का जो टॉपिक है, टीचिंग स्ट्रेटजी फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज हमारे आज के रिसोर्स पर्सन हैं सर, जो कि लेक्चरर हैं स्पेशल एजुकेशन में निपिड रीजनल सेंटर मुंबई, नवी मुंबई में कार्यरत हैं, तो इनका जो एक्सपर्टाइज रहेगा वो जरूर हमारे बीच में कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्योंकि जब हम बात करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के एग्जाम्पल, तो एक ऐसा कंपोनेंट है जहाँ की सब कुछ है, मैथ है, कैलकुलेशन है, रीडिंग है, राइटिंग है, सो कहीं ना कहीं एक प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो आज का वेबिनार रहेगा, आज का जो हमारे रिसोर्स पर्सन है, वो हमें इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा समझाएंगे। और हमारे आज, और मैं इसी के साथ जो हमारे आज के कोऑर्डिनेटर्स हैं इंक्लूडिंग मी, सबको मैं फिर से शुक्रिया बोलूंगा, शुक्रिया कहना चाहूंगा कि ये टॉपिक जो है बहुत अच्छा है। मैं खास करके मैं अपने बारे में जब बात करता हूँ, मैं स्पीच एंड हियरिंग से बिलोंग करता हूँ, लेकिन जैसे ही LD आता है ना, मैं थोड़ा दूर भाग जाता हूँ,
रीजन है उसका कि सब कोई हर एक चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं, इवन एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकल, हेमिस्फेरिक चेंजेस, तो मेनी मोर टू डू इट। सो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं सर को अगेन, डॉक्टर रवि प्रकाश सिंह जी को मैं फिर से बोलूंगा, आग्रह करूंगा कि, और उनसे ये मैं बोलना चाहूंगा कि हमें पता है कि एनआईज में, रीजनल सेंटर्स में, सीआरसीज में जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, जितने भी स्टाफ्स हैं, सब कहीं ना कहीं हर एक समय, हर एक डेट में कुछ न कुछ है। तो अपने जो भी उनके बिजी शेड्यूल से समय निकाल के हम लोगों को देना, दैट इज मोर देन इनफ। सो थैंक यू सर, एंड आई वेलकम यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म फॉर सीआरसी लखनऊ। सो प्लीज नागेश जी, सबको यू। थैंक यू सर। रवि प्रकाश सिंह सर, लेक्चरर इन स्पेशल एजुकेशन, निपिड रीजनल सेंटर नवी मुंबई को, कि सर आप आए और आज के इस बहुविशिष्ट विषय पर अपनी विशेषज्ञता हमारे बीच रखें। आदरणीय रवि प्रकाश सिंह सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यस सर, आवाज आ रही है आपकी। जी सर, आवाज पर। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डायरेक्टर मैडम का और साथ के साथ सीआरसी डायरेक्टर रमेश पांडे सर का, कि उन्होंने मौका दिया मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी समन्वयक महोदय का कि आप लोगों ने भी बहुत ही एक विषय चुना जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। और प्रासंगिक मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि जो विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता, हम सुन तो बहुत दिनों से रहे इसके बारे में, लेकिन इसके बारे में जो हमारी जानकारी और समझ है अभी उतनी ज्यादा विकसित नहीं हो पाई, और उसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि दिव्यांगता, अगर मैं बात करूं, अलग अलग कैटेगरीज हैं, आप सभी को पता है। कुछ दिव्यांगता है जो कि देख करके आपको पता लग जाता है कि किसी व्यक्ति में कोई दिव्यांगता है, और आप उसको फिर उस हिसाब से हैंडल करते हैं। जबकि कुछ ऐसी दिव्यांगता, खासतौर से स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, जहां देखने में और बाकी क्रियाकलापों में वे व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति जैसा ही दिखाई देता है और अपनी एक्टिविटीज को करता है, लेकिन केवल जब बात पढ़ाई लिखाई की आती है तो वहां पे जो है उसको बहुत ज्यादा समस्या होती है। और मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे ये कह सकता हूँ कि जो विशिष्ट अधिगम दिव्यांग बच्चे हैं उनके साथ जो काम करना है वो बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण काम होता है, क्योंकि पेरेंट्स को ये समझा पाना कि आपके बच्चे में कोई लर्निंग प्रॉब्लम है, जो डिसेबिलिटी है, ये पेरेंट्स को समझना बहुत मुश्किल होता है और इसको एक्सेप्ट करना। वो जनरली पेरेंट कहेंगे नहीं नहीं सर, पढ़ना नहीं चाहता, पढ़ने में मन नहीं लगाता, ध्यान नहीं देता, पर डिसेबिलिटी मानेंगे इसको, ऐसा बहुत मुश्किल होता है। और इसमें पहला लेवल पे चैलेंज हमें यही होता है कि हम अगर डायग्नोस भी कर लिए तो फिर हम क्या उसको पेरेंट्स को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं और उनको कन्विंस कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती। इसके साथ साथ विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता की पहचान करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। विशेष रूप से अभी मैं अगर DSM-5 का जिक्र करूं जो कि अभी रिसेंटली आया है, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया कि अगर किसी बच्चे में कम से कम 6 महीने तक किसी एक पर्टिकुलर इशू के कारण से समस्या हो रही है, जिसके लिए आपने उसको पर्याप्त पढ़ाने का प्रयास किया, एक्सपोजर दिया, उसके बाद भी वो 6 महीने तक परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उसका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा नीचे है, जिसको हम कहते हैं डी ग्रेड, फेल हो रहा है बच्चा, तभी आप कह सकते हैं कि हाँ उसको स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे ने कोई टेस्ट दिया आपने और एक स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी और अगले दिन आप आके कहो कि सर इसको तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है। वो बाई चांस भी हो सकता है। तो लर्निंग को प्रभावित करने के कई कारण होते हैं। किन कारणों के आधार पे आप कहेंगे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, इसके लिए बहुत ज्यादा केयरफुल इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी होता है। जैसा मैंने सीमा मैडम से बात किया तो उस पे असेसमेंट पे आपका ऑलरेडी एक वेबिनार हो चुका है, तो मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा। फिर भी मेरा ये कहना है कि जैसे अभी बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि बहुत सारे विद्यालयों में शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी नहीं है। और 5वीं की कक्षा में आने के बाद भी अगर आप विद्यालयों में जाएंगे तो आप पाएंगे कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स में बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल्स ही नहीं डेवलप्ड है।
और इसीलिए अभी जो भारत सरकार है जिसने एनईपी आने के बाद अभी निपुण भारत अभियान चलाया है, जिसके अंतर्गत बच्चों को ग्रेड 3 तक बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल डेवलप करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो इसका अर्थ ये है कि अगर बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, लिख नहीं पा रहा है, और वो सामान्य बच्चा भी नहीं पढ़ लिख पा रहा है, ऐसी कक्षा में आप एक अधिगम दिव्यांग बच्चे की कैसे पहचान करेंगे? ये बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो पाता है, क्योंकि आप ये नहीं जान सकते कि उसका जो अधिगम प्रभावित हुआ है वो उसको नहीं एक्सपोजर मिल रहा है, पढ़ाया नहीं जा रहा ढंग से, उसके कारण से हुआ है, भाषा संबंधी दिक्कत है उसके कारण से हुआ है, कोई और भावनात्मक समस्या है उसके कारण से हुआ है। तो पढ़ने लिखने को प्रभावित करने के बहुत सारी कारण हो सकते हैं। वो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है कि नहीं, इसको पहचानना भी एक बहुत चुनौतीपूर्ण है। तो ऑलरेडी एक सीआरई में आपका सीआरई कह रहा हूं मैं, एक आपका लेक्चर हो चुका है असेसमेंट पे, तो उस पर ज्यादा मैं ध्यान नहीं देते हुए मैं उसके आगे की क्या प्रक्रिया है कि जब आपने पहचान कर ली है एक बच्चे में कि हाँ अब ये कंफर्म केस है कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो उसके आगे का क्या उपाय होगा, उसके आगे क्या करना है। तो इसके बारे में हम शिक्षण नीतियां क्या होंगी आज उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये विषय थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आती है, बहुत सारी कंडीशंस आती हैं, जिसको कि निसंदेह 1 घंटे में पूरा करना पॉसिबल नहीं है। फिर भी मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा कि आपको संक्षेप में जो बेसिक चीजें हैं वो मैं आपको बता पाऊँ। तो जैसा मैंने कहा कि बच्चे का जो स्कूल में परफॉर्मेंस है उसको प्रभावित करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और उसमें एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का भी कारण है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि भाषा संबंधी समस्या। बहुत सारे बच्चे हैं, पेरेंट उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल भेजते हैं लेकिन घर में कोई इंग्लिश बोलने वाला नहीं है। जब बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है जिसने कभी इंग्लिश सुनी ही नहीं है और स्कूल में उससे कोई बात नहीं करता, तो नेचुरली वो बच्चा वहां स्ट्रगल करता है। इट इज नॉट बिकॉज द चाइल्ड इज हैविंग लर्निंग डिसेबिलिटी, ये इस कारण से हो रहा है कि उसको भाषा संबंधी समस्या है। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं। और भाषा की एक और खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश में इतनी ज्यादा भाषाएं हैं और भाषाओं के अलावा बोलियां भी हैं। आपका एक्सेंट चेंज हो जाता है और इस कारण से आप जो है एक ही शब्द को बोलने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि अगर आप हरियाणा से ट्रेन पकड़े और बिहार तक जाएं तो एक ही शब्द है जिसको हम कहते हैं स्कूल, और उसका उच्चारण जो है वो कितना भिन्न हो जाता है कि हरियाणा से जब आपने ट्रेन में बैठे तो वहां पे स्कूल बोलते हैं, दिल्ली आए तो स्कूल हो जाता है, बनारस पहुंचेंगे तो स्कूल हो जाता है, और बिहार में पहुंचेंगे तो अस्कूल हो जाता है। अब हर एक व्यक्ति अपनी जगह सही है, क्योंकि जो आपका मूल भाषा में जो एक्सेंट है जब आप दूसरी भाषा बोलते हैं तो उसको प्रभावित करता है। अब इसको अगर आप कोई उच्चारण दोष मानते हैं, बोलते हैं ये रीडिंग डिसऑर्डर है, तो ये गलत है। तो इस तरह के एक्सेप्शंस भी होते हैं, और इसलिए जब हम बच्चे का आकलन करते हैं तो हमें इस चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है और एक कॉम्प्रिहेंसिव एक आकलन करने की जरूरत होती है। तो जब हम बात स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की कर रहे हैं तो उसमें अधिगम को प्रभावित करने के बहुत सारे कारण होते हैं। और जहां तक बात है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के टाइप्स की, जिसके बारे में चर्चा हो चुकी है, फिर भी मैं बता रहा हूं कि अगर रीडिंग डिसेबिलिटी है, अगर बच्चे में पठन संबंधी दोष है, दिक्कत है, तो उसके बाकी समस्याएं भी देखने में आएंगी। जैसे कि आपको उसके राइटिंग में भी आएगा, क्योंकि पढ़ना बच्चा पहले सीखता है, लिखना बाद में सीखता है। तो जिस बच्चे में अगर उच्चारण संबंधी दोष है तो उसका प्रभाव उसके लेखन कौशल पे भी पड़ेगा, स्पेलिंग सीखने में पड़ेगा, और गणित में भी पड़ेगा, क्योंकि गणित के सवाल करने के लिए भी उसको नंबर्स को पढ़ना आना चाहिए, सिंबल्स को पढ़ना और समझना आना चाहिए। तो अगर रीडिंग डिसेबिलिटी है तो उसका प्रभाव अलग अलग डिसेबिलिटी पे पड़ता है। इसी तरीके से अगर राइटिंग में एक्सप्रेशन डिसऑर्डर है तो वो एक तो लेखन संबंधी दिक्कत हो सकती है कि उसके जो भाव और विचार है उसको लिख के कैसे प्रकट करें। दूसरा है कि जो स्पेलिंग डिफिकल्टी है, मात्राओं की गलतियां हैं, उन सब गलतियों को भी देख सकते हैं आप। हैंड राइटिंग में कई बार मोटर डिफिकल्टीज से प्रभावित होते हैं कि बच्चे कलम नहीं पकड़ पाते, सही से अक्षर नहीं बना पाते, बहुत छोटा बड़ा या बहुत बड़ा अक्षर लिखते हैं। तो इस तरह की समस्याएं देखते हैं। और इसके बाद गणित संबंधी है दिक्कत, जो रीडिंग के कारण भी हो सकती है और केवल डिस्कैलकुलिया होने से भी हो सकता है।
तो इस तरीके से देखिए हम तो मेजर टाइप्स में डिसलेक्सिया है, जिसमें कि पठन संबंधी दोष है, जहाँ पे कि बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आती है, और इसको हम स्कूल्स में नोटिस कर सकते हैं और तभी नोटिस कर सकते हैं जबकि बच्चे को आप सही तरीके से स्कूल भेज रहे हैं पेरेंट्स, और सही तरीके से उसको पढ़ाई का एक्सपोजर मिल रहा है। राइटिंग में अगर है तो उसको हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। डिसकैलकुलिया मतलब मैथ संबंधी दिक्कत है, गणित में समस्या है। डेवलपमेंटल डिस्फेजिया मतलब है कि उसको लैंग्वेज या स्पोकन वर्ड को समझने में दिक्कत होती है। और डिस्प्रैक्सिया मतलब है कि उसके मोटर स्किल्स जो हैं, गामक कौशल, उनको सीखने में समस्या होती है। तो ये मुख्य प्रकार हैं। और जब भी हम बात करते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में शिक्षण नीतियां क्या बनाएंगे, कौन सी टीचिंग टेक्निक का आप चयन करेंगे, तो इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है एरर एनालिसिस करना, बच्चे का त्रुटि विश्लेषण करना। और त्रुटियां क्यों करता है बच्चा, क्योंकि हो सकता है उसको इनएडुकेट फैक्ट्स हो, वो पूरे जो है फैक्ट्स को नहीं समझ रहा है, तथ्यों को नहीं समझ पा रहा है, या तथ्यों को जानता लेकिन उसका ऑपरेशन जो है, उसको जो लागू करता वो सही नहीं करता, या उसकी तकनीक सही नहीं। तो वो किसी भी स्तर पे हो सकता है। लेकिन क्या है कि अगर आपने, जैसे आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाए तो वो आपको ब्लड टेस्ट लिखता है, ब्लड टेस्ट के बाद वो समस्या के जड़ को पता करता है और उसके बाद आपको दवाई देता है। वैसे जब एक बच्चा है जिसकी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है तो उसकी एरर्स तो बहुत सारी हो सकती है। जैसे एक बच्चा अगर सी की जगह के लिखता है, तो जितने भी शब्द ऐसे होंगे जिसमें सी आ रहा है, वो सभी शब्दों में उस गलती करेगा। तो हो सकता है अगर आपने उसको 2 पेज हैंडराइटिंग दिया है, तो उसमें हो सकता है कि उसने 25-30 नंबर ऑफ एरर्स किया है, जिसकी संख्या अगर आप गिनेंगे तो 25 से 30 होगी, क्योंकि जहां जहां सी है वहां वो के लिख रहा है। लेकिन अगर आप टाइप ऑफ एरर की बात करेंगे, त्रुटि की बात करेंगे, तो वो एक ही त्रुटि है। तो आपको संख्या पे नहीं जाना है। अगर आप उसके लिए टेक्निक यूज करना चाहते हैं तो संख्या की बजाय आपको उस बच्चे की जो है टाइप ऑफ एरर पे काम करना है। और ये आप तभी कर सकते हैं जब आप उस बच्चे की एरर एनालिसिस करें, आपके पास इतने सफिशिएंट एविडेंस हो कि आप एरर का पैटर्न पता लगा पाए, ये पता लगा पाए कि उसके जो त्रुटियां वो कर रहा है, जो गलतियां वो कर रहा है, उसमें निरंतरता है या कोई अपवाद है, कोई एक्सेप्शन है। जब तक आप इस चीज को नहीं पता कर पाएंगे, आप जो है सही टेक्निक का चयन नहीं कर सकते। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब मैं बात आता हूँ, चूंकि 3 डिसेबिलिटीज में इस सेशन में कवर करने जा रहा हूँ, तो बात करेंगे सबसे पहले रीडिंग डिसेबिलिटी की, क्योंकि अगर रीडिंग जैसा मैंने कहा प्रभावित है तो बाकी क्षेत्र भी उससे प्रभावित हो जाते हैं। और अगर हम बात करें कंपोनेंट ऑफ रीडिंग का, तो इसमें फोनेमिक अवेयरनेस आता है, फोनिक्स आते हैं, फ्लुएंसी, वोकेबलरी और टेक्स्ट कंप्रीहेंशन। हम एक एक करके सभी को देखेंगे। तो जब हम बात करते हैं फोनेमिक अवेयरनेस की, फोनेमिक मतलब जो भी शब्द का जो ध्वनि है, जो स्वर है, उसकी पहचान करना। द एबिलिटी टू नोटिस, थिंक अबाउट एंड वर्क विद द इंडिविजुअल साउंड ऑफ द स्पोकन वर्ड। जो भी शब्द हम बोलते हैं, जो भी हम अक्षर बोलते हैं, उसका जो ध्वनि है, उस ध्वनि को पहचानना और उसको पहचान के सही जगह इस्तेमाल करना, इसको हम फोनेमिक अवेयरनेस कहते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें शब्द आते हैं, राइम्स आते हैं, सिलेबल्स आते हैं, फोनीम्स आते हैं। फोनीम्स भी उसका एक अंग है। और इसको जानने के लिए ये बहुत जरूरी है कि फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, जब भी आप किसी शब्द के उच्चारण की, उसकी ध्वनि की बात करते हैं, तो आप जो है फोनेमिक अवेयरनेस को बहुत जरूरी है कि देखते हैं। जैसे कि हम लोग जब बचपन में थे तो हम हिंदी में 12 खड़ी पढ़ते थे, मात्राओं की जब बात आती थी, कक्का खीकी कैका कोका कंका, तो वहां पे क्या है, हर एक मात्रा का किसी जो व्यंजन है, स्वर का व्यंजन के साथ क्या उच्चारण आएगा, इसके लिए हम बड़ी मेहनत करते थे, जो शायद आज के बच्चों में हम उतना नहीं देखते हैं कि उनको उस तरीके से 12 खड़ी पढ़ाई जाती है। तो फोनेमिक अवेयरनेस डेवलप करने में वो बहुत मददगार साबित होती थी। तो इसलिए इंडिविजुअल साउंड पे हमें फोकस करना है। और खासतौर से जब हम बात करते हैं हिंदी की वर्णमाला की, तो हिंदी की जो वर्णमाला है वो बहुत ही साइंटिफिकली अरेंज्ड है। तो वहां पे बच्चों को हिंदी वर्णमाला में उतनी समस्या नहीं आती। से फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि बायलेबियल साउंड, बायलेबियल साउंड मतलब जो होठ से उच्चारित होने वाले शब्द हैं, जो स्पीच थेरेपिस्ट, अभी राजीव रंजन सर आपको इसमें और ज्यादा डिटेल ट्रेनिंग देंगे,
लेकिन जो बाइलेबियल साउंड एज ए स्पेशल एजुकेटर जो मैं समझता हूँ जितना है कि आप प फ ब भ वो एक फैमिली में रखा गया है। और उसमें भी जब आप स्पीच थेरेपी देते तो आप देखते हैं कि किस में कितनी मात्रा में आवाज निकले, प में कम निकलती है, फ में ज्यादा निकलती है। तो इस तरीके से आप बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका डेंटल साउंड, जिसमें कि त थ द ध है, जिसको उच्चारित करने के लिए आपकी जो जीभ है, जो टंग है, वो आपके दांत को टच करती है। ठीक है, इस तरीके से आप ट ठ ड ढ जब आप बोलते हैं तो आपकी जो जीभ है वो हार्ड पैलेट को टच करती है। और लास्ट में जब आते हैं आपकी हाँ क ख ग घ, जिसको ग्लोटल साउंड कहते हैं, जो कि गले से उच्चारित होता है। नेजल साउंड नाक से उच्चारित होता है। तो हर एक का एक श्रेणी बना करके व्यंजनों को हिंदी वर्णमाला में रखा गया है, जो कि अंग्रेजी जब हम पढ़ाते हैं तो वहां पे बच्चों को ज्यादा समस्या होती है। जैसे कि CAR कार और CAP कैप। अब ए का जो साउंड है, कार में आ का साउंड आ रहा है और कैप में ए का साउंड आ रहा है। तो ये साउंड क्यों आ रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इस चीज को समझा पाना बच्चों को अंग्रेजी में बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा अपना ऐसा मानना, जो भी मैं बच्चों को टीचिंग करता हूँ उसमें मैं देखता हूँ कि बच्चे जो हमारे हैं वो हिंदी के जो वर्णमाला है और हिंदी के जो शब्द हैं उसको सीखने में उनको उतनी समस्या नहीं होती है जितनी कि अंग्रेजी सिखाने में होती है। तो मैं इसी में आगे जा रहा हूँ। तो फोनोलॉजिकल अवेयरनेस को हमें बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। ये एक पार्ट है रीडिंग का, और इसलिए हमें देखना पड़ता है। फोनिक्स में आजकल बहुत सारी क्लासेस चलती है और बताया जाता है कि प्रिंटेड लेटर्स, जिसको हम ग्राफीन कहते हैं, जैसे अगर आप ए लिख रहे हैं तो ए का जो इमेज है बच्चे को, वो उसका ग्राफीन है, और जो उसका साउंड ए बोल रहे हैं वो फोनीम है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप रहना कि प्रिंटेड लेटर को देख के वही साउंड वो प्रोड्यूस करे, इसको बहुत जरूरी है। और इसी को हम फोनिक्स कहते हैं कि वो वर्ड रिकॉग्निशन स्किल्स को समझे, उसके साउंड को रिकॉग्नाइज करे, और इससे फिर वो लिखे हुए शब्द का सही उच्चारण, सही साउंड प्रोड्यूस करे। ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे एक्टिविटीज हैं जिसको कि आप फोनेमिक अवेयरनेस के लिए और फोनिक्स को टीचिंग के लिए यूज कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी फोनिक्स की क्लासेस भी चलती हैं, आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं। जैसे क्लैपिंग द नेम्स है कि बच्चे का जब नाम बुलाना है तो आप ताली बजा रहे हैं, कितनी बार ताली बजाए उससे किसका नाम प्रोड्यूस हुआ। चीजें जो है इनिशियल फोनिक्स में है कि आपने कोई एक शब्द या साउंड प्रोड्यूस किया और उससे आप बोलो कि इस चीज को ढूंढ के दिखाओ। कोई साउंड को आपने हटाया, किसी साउंड को आपने ऐड ऑन किया। जैसे कि अलग अलग साउंड की और वर्ड फैमिलीज भी होती है। जैसे एन, ANN है। अब ANN के साथ अगर आपने C लगा दिया तो कैन हो गया, V लगा दिया तो वैन हो गया। तो इस तरीके से आप जो है बच्चों को सिखाते हैं तो वो इजी वे में सीख जाता है। इसके साथ साथ जो राइम्स है, राइम्स बहुत मदद करती है बच्चों को फोनेमिक अवेयरनेस में। आजकल बच्चे जो है वो बहुत जल्दी राइम सीख रहे हैं, खासतौर से मोबाइल फोन के साथ जब होते हैं तो बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स भी सीखते हैं और बहुत सारे राइम्स भी सीखते हैं, और इससे वो नए नए शब्दों का इजाद करते हैं, उसको सीखने की कोशिश करते हैं। विजुअल क्लूड्स भी हम देखते हैं कि अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा तो हम सेगमेंट ऑफ स्पीच साउंड, उसके अलग अलग हिस्सों को तोड़ के सिखाते हैं। सब्स्टिट्यूशंस करते हैं, कॉन्सोनेंट ब्लेंडिंग करते हैं कि हम उच्चारण को, जैसे क म ल, कमल। तो जब शुरुआत में बच्चे को पढ़ाते हैं या शुरुआत करते हैं तो हम एक एक जो व्यंजन है और मात्रा के साथ जब आता है तो उसका तोड़ तोड़ करके, उसको ब्लेंडिंग करके हम उसको सिखाते हैं और फिर एक साथ शब्द बोलना सिखाते हैं। और फिर कौन सा सेम है और कौन सा डिफरेंट है, इसको भी कॉन्सेप्ट को हम सिखाने की जरूरत पड़ती है। इसके बाद आता है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी भी बहुत जरूरी है क्योंकि स्पीड बहुत मैटर करती है। बच्चे की पढ़ने की स्पीड, एक तो वो गलत ना पढ़े, एफर्टलेसली पढ़े, और स्पीड के साथ पढ़े। सफिशिएंट स्पीड को मैच करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप उसको जब अलग अलग राइम्स और बाकी ट्रेनिंग देते हैं, जैसे मिरर के सामने खड़ा होकर के बोलने के लिए कहें, तो उससे बच्चे की फ्लुएंसी को बढ़ावा मिलता है। रिपीटेड रीडिंग है, आप एक ही चीज जो पढ़ा गया उसको बार बार रिपीट करा रहे हैं, उसको ओरल रीडिंग करा रहे हैं, 3 से 4 बार प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रेडिक्टेबल बुक्स होती हैं जिसमें पिक्चोरल भी होता है, तो अगर बच्चा शब्द नहीं पढ़ पा रहा है लेकिन पिक्चर देख के वर्ड का अंदाजा लगा सकता है और इसलिए वो पढ़ सकता है। जैसे कि अगर आप एनसीईआरटी की प्रथम सीरीज देखें, सॉरी प्रथम कह रहा हूं मैं, अगर आप उनका जो रीडिंग डेवलपमेंट के लिए है बरखा सीरीज को अगर आप देखें, जो कक्षा 1 और 2 के लिए सप्लीमेंट्री रीडिंग बुक्स हैं, तो आप देखेंगे कि उसका 4 लेवल पे है और 4 लेवल पे हर एक पेज पे जैसे लेवल 1 में एक पिक्चर और उसके साथ एक वाक्य है, दूसरा पिक्चर है, दूसरा वाक्य है। तो इस तरीके से जब लेवल 2 पे 2 सेंटेंस है, लेवल 3 पे 3 सेंटेंस है, लेवल 4 पे 4 सेंटेंस है, तो इस तरीके से चित्र को देख करके बच्चा अंदाजा लगा करके भी कुछ शब्द पढ़ता है, अगर वो कहीं अटकता है तो वो वहां से आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए आपको उसको देखना जरूरी है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल इम्प्रेस मेथड भी हम यूज करते हैं, जिसमें कि बच्चे को जो है शिक्षक के सामने बैठना चाहिए, एक साथ शिक्षक और बच्चे शब्द को पढ़ें और सीखें। जो बच्चे की वॉइस है वो बच्चे के कान की तरफ जाए, बच्चे को पास में बिठाएं, बच्चा टीचर के फेशियल एक्सप्रेशन, लिप मूवमेंट को भी देख सके और समझ सके। फिंगर ट्रेसिंग भी जरूरी होती है, तो कई बार हम कैरी आउट करते हैं, कई बार हम पेपर विंडोज बनाते हैं, जिससे कि क्योंकि बच्चे क्या होता है, एक लाइन पढ़ रहा है और इसके बाद वो 3 लाइन छोड़ के नीचे की लाइन में आ जाता है, उसको पता नहीं चलता कि वो किस लाइन में। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक विंडो बनाते हैं पेपर की, जिसमें कि एक लाइन के बराबर चौड़ाई में काट के रखते हैं और उसको फिर चार्ट पेपर पे, और उतने को धीरे धीरे जैसे जैसे सेंटेंस नीचे पढ़ता है वो खिसकाता जाता है। तो इस तरह की टेक्निक्स को भी आप यूज कर सकते हैं और उसको सिखा सकते हैं। इसके बाद है शब्द का वोकाबुलरी, उसका कितना डेवलप है, उसका शब्दकोश कितना है। तो उसको नए नए शब्द बनाना, नॉलेज सिखाना, ये बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि जितने ज्यादा उसके पास शब्द भंडार होगा उसी हिसाब से वो पढ़ाई कर पाएगा। तो पहले आप देखिए कि उस बच्चे को कितने शब्द आते, कितना शब्द भंडार है और क्या उसके लिए जरूरी है, वो शब्दों को आप सिखाएं जिससे कि वो आगे सीख पाए। वोकेबुलरी के लिए आप कंक्रीट एक्सपीरियंस दीजिए, वर्क एक्सपोजिशन है, मल्टीपल वर्ड मीनिंग है और वर्क क्लासिफिकेशन है, कि एक ही शब्द के मीनिंग जो है अलग अलग जगह पे बदल जाते हैं। आपने हिंदी में अलंकार पढ़े हुए हैं, अलंकार अगर आपने पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि एक ही शब्द की कई मीनिंग्स होती है और अगर एक ही शब्द अलग अलग जगह उपयोग में आता है तो मीनिंग्स बदल जाती है। तो इसलिए आपको बच्चे को जब एक सर्टेन शब्द भंडार डेवलप करना है तो उनको इस तरह की एक्सरसाइजेस को भी देना जरूरी है, और वर्ड क्लासिफिकेशन करना भी जरूरी है कि कौन सा वर्ड किसके साथ क्लासिफाई कर रहे हैं, 2 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कलर्स। तो अलग अलग क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं अपने पैरामीटर्स के हिसाब से। इसके बाद है कंप्रीहेंशन, मतलब अर्थ कैसे आप ग्रहण करेंगे, जो पढ़ी हुई चीज है आप उसको कैसे समझ पा रहे हैं। तो ये एक इंटेंशनल और थॉटफुल इंटरेक्शन होता है टेक्स्ट और रीडर के बीच में। तो इसके लिए जब भी आप कंप्रीहेंशन यूज करें तो बहुत ही सिंपल पिक्टोरल सपोर्ट के साथ उसको पैसेज दें, और उसमें जो उसको रिप्लाई करने का वो भी आप जो है शुरुआत में नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस को ही पूछें, और जिसके आंसर वो पॉइंट करके दे सके या फिर वो बोल के दे सके, इशारे से दे सके, और धीरे धीरे उसकी पढ़ने की समझ को विकसित करें। जरूरी नहीं कि वो आपका उत्तर बोल के ही देगा। और इसलिए आपको जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चेक करना है तो प्रश्न जो आप पूछ रहे हैं बच्चे से, वो आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, उसके आधार पे ही आपके प्रश्न पूछे जाने चाहिए। और ये देखना चाहिए आपको कि आपका बच्चा उस हायरार्की में किस स्तर पे बिलोंग करता है। तो अगर कंप्रीहेंशन डेवलप करना है तो बैकग्राउंड नॉलेज के बारे में बताना बहुत जरूरी, एक्सपीरियंसफुल मेथड को बताना बहुत जरूरी, जिसमें KWL टेक्निक को भी हम यूज करते हैं। K फॉर नो व्हाट आई नो, मुझे क्या जानकारी। जैसे आप एक प्यासे कौवे की कहानी पढ़ा रहे तो हो सकता है बच्चे ने कौवे को देखा हो, ठीक है। अब आपने उस पिक्चर्स में बताया उसको कि कौवे से परिचित है, वो मटके से परिचित है, लेकिन वो कहानी नहीं जानता है। तो कहानी आपने सुनाई और अंत में आपने उस कहानी से क्या सीख ली, इस चीज को आप बता रहे हैं। तो ये 3 चीजों में अगर आप बांटेंगे, जो उसको पहले से पता है, जो वो उस टेक्स्ट में पता कर रहा है, ढूंढ रहा है, और उससे ओवरऑल उसकी लर्निंग क्या हुई, तो उससे जो है उसका कॉम्प्रिहेंशन आप डेवलप कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे बच्चों में रिवर्सल के प्रॉब्लम्स होते हैं,
जैसे बी और डी में कंफ्यूजन है, डब्ल्यू और एम में कंफ्यूजन है, 6 और 9 पढ़ने में कंफ्यूजन है, बहुत कॉमन एरर्स है। तो आपको उसको अगर सिखाना, जैसे हम बी और डी में है तो बी और डी में हम फिस्ट अप्रोच भी यूज करते हैं, कि हम बच्चे को कई बार बोलते हैं कि आप जो है क्या करो, मुट्ठी बांधो, और मुट्ठी बांधने के बाद आप टीचर उसको दिखाएगा कि ये जो मुट्ठी है ये किसको इंडिकेट कर रहा है। तो टीचर की तरफ से ये तो अभी अगर मैं अपनी तरफ से देख रहा हूँ तो ये मेरे लिए क्या है, बी लेटर है, लेकिन आप जो है अगर स्टूडेंट की तरफ से देख रहे हैं तो उसे क्या दिखाई दे रहा है वो भी आपको देखना है। तो ये आपका हो गया डी, ये हो गया बी। तो जो भी आप है फिस्ट अप्रोच यूज करके भी आप बी और डी में अंतर को सिखा सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों को सिखाने में, रोल जब लेटर रिवर्सल्स होता है। और इसके साथ साथ आप जो है, सॉरी किसी ने स्क्रीन शेयर किया है, प्लीज आप स्क्रीन मत शेयर कीजिए, अन्यथा जो है फिर से वो टाइम लॉस होगा एंड वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। तो इस तरीके से बहुत सारे जिसमें कि आप जो है उसको, जहाँ कंफ्यूजिंग लेटर्स है, वर्ड है, उसको बड़े कार्ड पर लिखिए जिससे वो समझे। जो हमने जब बरखा सीरीज जो एनसीईआरटी के, हमने उसको जब यूडीएल अप्रोच में डेवलप किया था पूरी एक टीम ने, जिसमें मैं भी था लकली एक मेंबर, आप अगर वेबसाइट पे एनसीईआरटी के देखेंगे तो मिलेगा। तो उसमें जो शब्द ऐसा है जिसको कि बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, उस शब्द को जब वो क्लिक करता है, जैसे अलमारी लिखा हुआ, अलमारी का अर्थ वो नहीं समझ रहा है, तो जब वो शब्द को क्लिक कर रहा है तो वहां पे अलमारी की पिक्चर वहां स्क्रीन पे पॉपअप होके आ जा रही है और वो समझ जा रहा है क्या है। तो कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे शब्द भी होंगे सेंटेंस में जो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, तो अगर आप उसका पिक्चोरल क्लू दें और धीरे धीरे आप क्लूज को फेड आउट करेंगे तो वहां पे क्या, वो बच्चे उसके अर्थ को ग्रहण कर सकते हैं। तो इसलिए जो कंफ्यूजिंग लेटर वर्ड है उनको लार्ज कार्ड पे बनाए, जो हाईलाइट कीजिए फर्स्ट लेटर्स को, जहाँ पे दिक्कत हो रही बच्चे को राइट करके रीड कर ले, और कुछ मेमोरी डिवाइसेस को भी आप यूज करें, फिंगर पॉइंटिंग लिप मूवमेंट को भी आप ट्रेस करें, उस अक्षर के टैक्टाइल कार्ड्स या टैक्टाइल लेटर्स दे, उस पे उसकी फिंगर को पहले घुमाएं जिससे कि बच्चे को उस अक्षर और उस साउंड के बीच के रिलेशन और उसके मूवमेंट का पता लग पाए। तो इस तरह की कुछ स्ट्रैटेजी अगर हम करेंगे तो बच्चा डेफिनेटली वो सीख पाएगा। इसके बाद हम आते हैं राइटिंग प्रॉब्लम्स में, जो बच्चे के लेखन संबंधी दिक्कतें होती हैं। तो जो अधिगम दिव्यांग बच्चे, उनके लेखन संबंधी बहुत सारी समस्याएं होती है, जैसे कि लेटर्स को पूरा नहीं बनाते, या जो बनाते हैं वो इतना खराब है कि कोई पढ़ नहीं सकता उसको, वो बहुत स्लो या बहुत फास्ट लिखते हैं, हाथ उनका बहुत जल्दी थक जाता है, कलम पकड़ के 2 अक्षर लिख के फिर पेन छोड़ देंगे, नहीं लिख सकते। हाँ, बहुत हल्के हाथ से लिखते हैं, लगता है कि कुछ दिख ही नहीं रहा अगर बच्चा पेंसिल से लिख रहा है। या कुछ बच्चे इतना टाइट लिखते हैं, इतना ताकत लगा करके लिखते हैं कि आप अगर देखेंगे तो उसका पेज फटने की हालत में आ जाता है, या जो अक्षर वो लिखा उसका निशान जो है नीचे के 3-4 पेज तक आपको दिखाई देगा। इसके अलावा स्पेलिंग एरर्स बहुत ज्यादा करते हैं। कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में भी, खासतौर से अंग्रेजी में बच्चों को बहुत समस्या होती है। लैक ऑफ लेटर एंकरिंग ऑनलाइन, जैसे फ्लोटिंग लेटर्स है, स्विमिंग लेटर्स है, उसमें दिक्कत है। मिस यूज ऑफ स्पेस, 2 शब्दों या अक्षरों के बीच में स्पेस नहीं दे पाते सही से, और इसलिए क्या है कि वो अगर मिला के लिखते हैं तो वो एक लाइन में अगर स्पेस नहीं दिया 2 शब्दों के बीच में तो आप पढ़ नहीं सकते उसको। इसके अलावा बहुत बार इरेजर यूज करते हैं, क्योंकि एरर्स बहुत करते हैं, तो बार बार इरेजर, व्हाइटनर बच्चे यूज कर रहे होते हैं, लिखना ही नहीं चाहते, अवॉइड करते हैं, वोकाबुलरी कम होती है, पंक्चुएशंस वगैरह है, कहाँ पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ पे कॉमा लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है, ये सारी दिक्कतें आती हैं। और वो ज्यादा ओरल लैंग्वेज में तो अच्छे हैं, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो वो नहीं कर पाते। और दूसरा है कि वो समय से काम लिखने का पूरा नहीं कर पाते। तो इस तरह की चीजें भी हम बच्चों में देखते हैं। और इसलिए जब आप लिखने की ट्रेनिंग दें, क्योंकि आज के समय में केवल लिखना अगर जो बच्चों का प्रभावित है, वो डिस्ग्राफिया के कारण ही लिखना प्रभावित नहीं है बच्चों का। आज के समय में एक बहुत कॉमन समस्या वो ये है कि हम सभी में लिखने की आदत बहुत कम हो गई है, पढ़ने की तो है फिर भी लिखने की कम हो गई, क्योंकि आजकल हम जो है
मोबाइल फोन्स यूज कर रहे हैं, लैपटॉप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं। इवन पढ़ने में भी दिक्कत है। मोबाइल में आपको वर्ड्स, अगर आप 2 अक्षर टाइप करो तो आपको पूरा वर्ड दिख जाता है, तो आप स्पेलिंग भी नहीं ध्यान देते। और बहुत सारा हम मैसेज वगैरह जब करते हैं तो शॉर्ट फॉर्म यूज करने लगे, जैसे सी यू लेटर है तो SEECU लेटर लिख रहा हूं मैं, और वहां पे आजकल व्हाट्सएप में जब हम टाइप करते हैं तो CU लेटर। तो जब वो बार बार आदत में आ जाता, हम भी जो सीखे हुए लोग हैं अगर वो बहुत लंबे समय तक ऐसी आदत करते हैं, तो जब आप आंसर्स लिखते हैं, मैं बहुत सारे BEd DEd MAd स्टूडेंट्स की जब कॉपियां चेक करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उनके खुद के राइटिंग में इस तरह की एरर्स दिखाई दे रही हैं। और ऐसे में जब आप शिक्षण देने जाते हैं, कक्षा में ब्लैक बोर्ड राइटिंग करते हैं, तो वहां पे भी आपको ये सारे पैटर्न्स में समस्या देखने में आती है। इसलिए दूसरे की समस्या को सुलझाने से पहले आप अपने में देखिए कि आपकी भी कोई एरर है कि नहीं। और कई बार आपको नहीं पता चल रहा तो अपने साथी को अपना रिटर्न वो देखिए। तो लिखने का जो आदत है वो बहुत कम हुआ, और इसलिए जैसा हम जब छोटे थे तो टीचर्स हमें हैंड राइटिंग कराते थे, पेरेंट्स कराते थे, आज के बच्चे लिखना पसंद नहीं करते हैं। एक ये समस्या तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसके अलावा भी समस्याएं हैं कि अगर आप प्रयास भी कर रहे हैं तो पहली बात है उसको लिखने का सफिशिएंट एक्सपोजर दीजिए, स्ट्रोक्स डायरेक्शंस को बताइए, जो भी लिखने के तरीके हैं जिसमें ट्रेसिंग है, डॉट जॉइनिंग है, कॉपिंग है, राइटिंग विथ मेमोरी है, वो एक सीक्वेंस को फॉलो करना जरूरी है। और उसमें फिंगर ट्रेसिंग से आप स्टार्ट कीजिए, सही स्ट्रोक्स बताइए। फिर है कि जो स्पेलिंग्स और वर्ड्स हैं उसको कम कीजिए, फोनीम्स और नए वर्ड्स को एनालाइज करने के लिए टाइम दीजिए, वर्ड फैमिली सिखाइए। जैसे मैंने कहा एट फैमिली से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड है, तो सैट है, रैट है, मैट है, कैट है, ये एट फैमिली वर्ड है। इसके लिए एक हमारी निपिट पब्लिकेशन की बहुत अच्छी बुक है, एजुकेटिंग चिल्ड्रन विथ लर्निंग प्रॉब्लम एट प्राइमरी लेवल, जिसको कि आप डाउनलोड करके और देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो VAKT अप्रोच है, जो विजुअल ऑडिटरी काइनेस्थेटिक टैक्टाइल, उसका हम बहुत अच्छे से उपयोग करके मल्टी सेंसोरियल टीचिंग के थ्रू हम लिखने में सिखा सकते हैं बच्चों को। और जहां कहीं एडाप्टेशन है वो एडाप्टेशन आप करें। जहां तक बात रिटेन एक्सप्रेशन का है, तो कई बार एलोकेट टाइम, उसको सफिशिएंट टाइम दे, क्योंकि कई बार बच्चे टाइम लेते हैं अपनी बातों को रखने के लिए। कई बार उनको हम पिक्चर क्लूज देते हैं, कोई कंडीशन देते हैं, जैसे अब गाय पे एक निबंध लिखना है और आपने बच्चे को बोला गाय पे एक निबंध लिखो। अब बच्चे को इतना याद नहीं आ रहा, उसके थॉट्स नहीं जनरेट हो रहे हैं, तो वहां पे आप गाय का अगर एक मॉडल उसके सामने रखते हैं या एक गाय की पिक्चर रख देंगे, तो उसको देख करके वो कुछ सेंटेंस बना करके लिख सकता है। तो धीरे धीरे आप वो मॉडल्स को, क्लू को हटा दीजिए, लेकिन शुरुआत में आपको इस तरह के प्रॉम्प्ट्स देने की जरूरत पड़ती है जिससे कि उसके रेटिंग एक्सप्रेशंस डेवलप हो। दूसरी चीज है, उन चीजों के विषय में बच्चे को लिखने को दीजिए जो कि वो डे टू डे लाइफ से रिलेट करता है। कोई ऐसी चीज जिसको उसने कभी नहीं देखा है, उसके बारे में अगर आप बच्चे को बोलेंगे तो उसको समस्या होगी। तो धीरे धीरे आप, जब बच्चा प्रोग्रेस करता है तो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग देते हैं, उसको अलग अलग शब्द और सेंटेंस देते हैं, उससे कुछ आप नए शब्द बनाने को बोलते हैं, नए सेंटेंस बनाने को बोलते हैं। और धीरे धीरे जो उसकी क्रिएटिव राइटिंग है वो बाद में आती है। जरूरी नहीं कि हर बच्चा क्रिएटिव राइटिंग तक पहुंचे ही, कई बच्चे ऐसे जो नहीं पहुंच सकते। तो जितना भी राइटिंग है, अगर क्रिएटिव राइटिंग नहीं है तो कम से कम फंक्शनल राइटिंग को हम डेवलप कर पाए। स्टूडेंट को राइटिंग प्रोसेस में आप बताएंगे कि उसको कैसे प्री राइटिंग कैसे करना, ड्राफ्ट, रिवीजन, शेयरिंग। कई बार हम ग्राफिक ऑर्गेनाइजर का उपयोग करते हैं, फ्लो चार्ट्स वगैरह का उपयोग करते हैं, जिससे कि हम स्टोरीज को बताएं। उससे बच्चा ज्यादा देर तक उन चीजों को याद रखता है और उसी वे में वो उसको प्रेजेंट भी कर सकता है। इसके अलावा आजकल बहुत सारे इंटरनेट पे रिलेटेड टॉपिक हैं, और अगर फिर भी बच्चा नहीं सीख पा रहा है लिखना, तो फिर आपके पास मोबाइल डिवाइस है जिसमें एक्सेसिबिलिटी फीचर्स हैं। आप टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट डिवाइसेस को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो आखिरी विकल्प के तौर पे यूज करना चाहिए। पहले आपको उसी तरीके से सिखाया जैसे बाकी बच्चे सीख रहे हैं। टैक्टाइल और काइनेस्थेटिक ओरिएंटेशन देना भी जरूरी, कि अक्षरों को फील करे, समझे, उसके मूवमेंट को समझे। तो टैक्टाइल लेटर्स, वर्ड, बड़े मूवमेंट, उसको भी हम ट्रेनिंग दें। डिग टू क्ले, क्ले के साथ बच्चों को सीखना जो है
वो बहुत जरूरी है। आजकल हम स्कूल्स में थेरेपेटिक क्ले यूज करते हैं, लेकिन मुझे याद है कि जब हम गांव में रहते थे तो हम लोग जो है जब हमने पढ़ाई की है तो उस समय हम धूल मिट्टी में खेला करते थे, और हमें ये सेंसरी स्टिमुलस जो है जितना मिलता था, शायद आज के बच्चों को उतना नहीं मिलता, क्योंकि वो बच्चे नीट एंड क्लीन रहना है, टाइम से ही गार्डन जाएंगे, हाथ गंदे नहीं करने हैं। तो आज के बच्चों को ये अवसर सीमित है जो अवसर हमें मिले थे। तो आप बच्चों के लिए थेरेपेटिक क्ले का इस्तेमाल कर सकते हैं, सैंड ट्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि उसको मोटर मूवमेंट को बढ़ाने में मदद मिलती है, और वो उससे जो है अपनी जो हैंड राइटिंग स्किल्स है उसको डेवलप करता है। पेंसिल के जो ग्रिप वगैरह है वो भी उसके डेवलप होते हैं अगर उसका मोटर स्किल्स डेवलप होगा। तो इसलिए आप क्ले एक्टिविटी बहुत वर्क करता है, ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और इसलिए आप इसको यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिस पिंचिंग है कि आप पेन को पकड़ना है तो ट्राइपॉड ग्रास्प यूज होता है। कई बच्चों को पेन को पकड़ने में दिक्कत होती है, तो पिंसर ग्रैब रिलेटेड जो एक्टिविटीज है वो आप दे सकते हैं, जिससे कि बच्चे चुटकी से कैसे पकड़ना है, और फिर आप पेन को मॉडिफाई करके भी दे सकते हैं। तो ये मुख्य चीजें हैं, खास बातें जो कि मैंने राइटिंग के बारे में बताई। अब मैं बात आ रहा हूँ करने आपको डिसकैलकुलिया के बारे में, जो मैथ्स रिलेटेड इश्यूज है, कि बहुत सारे बच्चों को नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, जिसमें अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट है, नंबर सेंस है, इसको डेवलप करने में दिक्कत है, क्योंकि मैथ्स क्या है, वो एक सिक्वेंशियल प्रोसेस है। अगर आपको नंबर पढ़ना नहीं आता है, अर्थपूर्ण गिनती नहीं आती है, तो आप पहाड़े नहीं सीख सकते, आप जोड़ घटाना नहीं कर सकते। तो उसके लिए बेसिक प्री रिक्विजिट चाहिए। तो एक सीक्वेंस में चलने वाली प्रक्रिया है, और इसलिए हमारे लिए देखना बहुत जरूरी होता है कि बच्चा सीखा कि नहीं। और मैथ्स के पहले प्री मैथ स्किल्स को सीखना भी बहुत जरूरी है। मोर और लेस का कॉन्सेप्ट, नियर एंड फार का कॉन्सेप्ट, बिग एंड स्मॉल का कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट्स को भी बच्चे को सिखाना जरूरी है। अर्ली नंबर स्किल्स जिसमें आते हैं ये सारे कॉन्सेप्ट। इसके अलावा स्पेशल रिलेशनशिप है कि ऊपर नीचे आगे पीछे, इसका कॉन्सेप्ट आप बच्चे को दें। विजुअल मोटर और विजुअल परसेप्शन स्किल्स है कि वो अक्षरों को पहचाने, मूवमेंट्स को पहचाने। एंड देन टाइम और कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड डायरेक्शन, समय और समय में उसकी डेली रूटीन को समझे, सुबह के कौन से कार्य करता है, दोपहर क्या करता है, शाम को क्या करता है। फिर आवर्स में टाइम बताना सीखे, हाफ एन आवर्स में टाइम बताना सीखे, और धीरे धीरे हम उसको टाइम के साथ हर चीज को एसोसिएट करें। इसके अलावा क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेमनेस एंड डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कोई चीज दिए हैं और उसमें से बोले, चलो आपने मिक्स करके दिया कोई चीज और बोला इसमें से सभी कॉइन्स को सॉर्ट आउट करो, तो बच्चे सभी कॉइन्स को निकाल रहा है कि ये कॉइन है और ये कॉइन नहीं है। इसके बाद है मैचिंग और सॉर्टिंग, है कि एक जैसी चीजों को मैच करे, उसके कलर, उसके शेप, उसके साइज के हिसाब से उसको मैच करे। और इसके बाद ग्रुप करे, उनको अलग अलग समूहों में बांटे और उसको रिकॉग्नाइज करे कि हाँ भाई, ये ग्रुप जो है वो फ्रूट्स का है, ये नंबर्स का है, ये वेजिटेबल्स का है, ये कलर्स का है, ये शेप का है। ऐसे बहुत सारी ग्रुपिंग आपको सिखाने की जरूरत पड़ती है। इसके बाद हम अगले उस पे आते हैं जिसमें ऑर्डरिंग की बात करते हैं, जिसमें कॉर्डिनल और ऑर्डिनल नंबर्स की हम बात करते हैं, नंबर लाइंस की बात करते हैं, साइज और लेंथ के हिसाब से चीजों को क्रम में व्यवस्थित करने की बात करते हैं। तो इन सब चीजों की बात करते हैं, और फिर आते हैं हम कंप्यूटेशनल स्किल्स पे, जिसमें पार्ट और होल का कॉन्सेप्ट है कि ये पूरा है और ये पूरा नहीं है, तो ये आधा है ये पूरा। इसका कॉन्सेप्ट देने के लिए आप बहुत 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 सारे टीएलएम्स यूज कर सकते हैं। आप जैसे चपाती लिया तो ये पूरी चपाती है, ये आधी रोटी है, ये उसका 1/4 है। इस तरह के बहुत सारे और टीएलएम्स आप यूज कर सकते हैं। स्पंज के मटेरियल्स यूज कर सकते हैं। बेसिक कंप्यूटेशन स्किल्स है, गुणा, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इनको उसी सीक्वेंस में सिखाना। तो पहले फिंगर से काउंटिंग से सिखाते हैं और फिर धीरे धीरे हम उसको पेपर वर्क पे लेकर के जाते हैं। तो ये सारी बेसिक स्किल्स सीखें। और जहां जरूरत हो, अब जैसे कोई बच्चा जिसको मल्टीप्लिकेशन टेबल नहीं आते हैं, मान लीजिए 10वीं तक, और आपने पूरा प्रयास किया और वो नहीं सीख पा रहा है, तो वहां पे अगर आप उसको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे देते कि आपने 10 तक का टेबल एक पेपर पे दे दिया लिख करके, और उसको लेमिनेट करा के उसको कार्ड दे दिया जिसपे 1 से 10 तक टेबल लिखे हुए हैं, और उसको मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस पता है, तो वो अब वो मल्टीप्लिकेशन के सवाल और डिवीजन के भी कर पाएगा। तो इसलिए आपको इस तरीके से कुछ क्लूज देने, कुछ असिस्टेंस देना बच्चे को, जिससे कि वो कर पाए चीजों को। और फिर जा करके आप बाद में जाते हैं, वर्ड स्टोरी प्रॉब्लम्स देते हैं,
पोजिंग प्रॉब्लम ओरली देते हैं कि आप अगर बड़े नंबर्स के साथ 3 नंबर 4 डिजिट के नंबर्स के साथ कोई प्रॉब्लम है तो उसी प्रॉब्लम को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है, राम ने श्याम को राम के पास 10 रुपए थे जिसमें 4 रुपया उसने श्याम को दिया, तो अब राम के पास कितने रुपए बचे। तो जब ये सवाल को आप सिंगल डिजिट में करते हैं तो उसको समझना आसान होता हो सकता है ये जो नंबर ये 1000 या लाख में हो, लेकिन आपने जब सिंप्लीफाई किया तो मेन चीज उसको ये पता लगाना है कि इसमें कौन सी ऑपरेशन का यूज करना है। तो इसलिए क्या होता है कि स्टोरी प्रॉब्लम से ओरली करते हैं, हम उसको शॉर्ट करते हैं, कुछ विजुअल रिइंफोर्समेंट देते हैं या उसको ब्रेक करते हैं अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में, दोबारा से रीस्टेट करते हैं उसको सुनाते हैं, कुछ एडिशनल प्रॉब्लम देते हैं उससे मिलती जुलती प्रैक्टिस के लिए, समय देते हैं सोचने के लिए। तो ये सारी चीजें जो वर्ड स्टोरी प्रॉब्लम्स को सिखाने में मदद करती है। इसके अंत में मैं यही कहूंगा कि क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं बहुत शॉर्ट में तीनों को कवर किया, समय इससे ज्यादा अनुमति नहीं दे रहा है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि जब आप एसएलटी को करने जाते हैं, सिखाने जाते हैं, तो आप जो है उसको एक डिटेल एनालिसिस कीजिए और उसके बाद आप सही स्ट्रैटेजी को यूज कीजिए। आपको ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है एज ए स्पेशल एजुकेटर कि जो प्रॉब्लम है वो क्या वाकई में एसएलटी की प्रॉब्लम है या फिर उसमें वाकई में कोई और एक्सेप्शनल चीज है या उसके कुछ और कारण है जिसके कारण से कि उसमें अधिगम दिव्यांगता के लक्षण तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन वो अधिगम दिव्यांगता नहीं है। तो इस चीज को बहुत इंश्योर करना जरूरी है। और एज ए स्पेशल एजुकेटर अभी आपके पास ऐसे बच्चे बहुत आएंगे, और ऐसे बच्चे आपके पास इसलिए आएंगे क्योंकि अब जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी अंडर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट इंक्लूड हो गई है। तो इसलिए क्या है कि आप चाहे नहीं चाहे, हम ये मानते, अभी तो खैर कोई हमारे पास ऑफिशियल डाटा नहीं है, लेकिन 5 से 7% बच्चे कक्षा में हैं जो किसी न किसी रूप से अधिगम दिव्यांगता से प्रभावित होते हैं। तो एक बहुत बड़ी संख्या है, क्योंकि अगर सेंसस 2011 की रिपोर्ट माने तो टोटल डिसेबिलिटी भारत में 2.21% थी, और मैं बात कर रहा हूँ कि अधिगम दिव्यांगता ही खाली 5 से 7% है, और वो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में शामिल है। तो अब क्या है, चाहे वो सीबीएसई के कंसेशंस की एग्जाम की बात करें या फिर उसको आगे चल के यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन की बात करें या फिर उसको आगे चल के जॉब रिजर्वेशन भी, अभी 1% में एसएलटी भी इंक्लूडेड है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जॉब नोटिफाई किया। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे आपके पास आएंगे जो कि आपसे बोलेंगे कि आप हमारे लिए सर्टिफिकेशन कराइए, आप हमें सर्टिफिकेट दीजिए, सर्टिफाई कीजिए, और आप उसके लिए स्पेशल एजुकेटर ऑथराइज नहीं है। तो बच्चा किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हैं या रिहैब साइकोलॉजिस्ट के पास जाए और जो कि उसका टेस्ट प्रॉपर करके सर्टिफाई करे, तो ही वो सर्टिफिकेट का हकदार होगा अगर उसका 40% या उससे ज्यादा डिसेबिलिटी है, जिसको हम बेंचमार्क डिसेबिलिटी कहते हैं। लेकिन एज ए स्पेशल एजुकेटर अगर आपके पास बच्चे का सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन रिमीडिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं कि आपको बच्चे में कुछ ऐसे लक्षण जो उनकी चर्चा हुई अभी दिखाई देते हैं और आप उसके लिए सही स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, तो आप बच्चे को बहुत अर्ली स्टेज पे प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसको हम शीघ्र हस्तक्षेप कहते हैं, वो सहायता प्रोवाइड की जा सकती है। और एक बहुत अच्छी बात हुई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कि अब तीसरी से छठवीं मतलब साल के 3 से 6 साल के बच्चों को भी फाउंडेशन लेवल में शामिल किया गया। आप जानते हैं कि अभी जो शिक्षा का ढांचा है वो 5+3+3+4 है। तो पहले क्या होता था, जैसे गांव में बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र में जाते थे जहां पे आंगनवाड़ी भी ट्रेंड नहीं होती थी बच्चों को पढ़ाने में, और बच्चे का फॉर्मल स्कूलिंग कक्षा 1 से चालू होता था। अभी वो चीज 3 साल मतलब नर्सरी से चालू होगा, और इसलिए 3 साल से ऊपर का बच्चा जब विद्यालय में आएगा और वो एक्टिविटीज को करेगा तो हम उसमें जल्दी पहचान कर सकते हैं किसी भी डिसेबिलिटी की, और उसका जल्दी ही निदान भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी के साथ अब क्वेश्चन आंसर सेशन का टाइम है। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या खुद को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आपका उत्तर देने की। मिश्रा जी, आपका कुछ प्रश्न है? यदि किसी भी प्रतिभागी के किसी भी
टॉपिक से हेलो। रिलेटेड क्वेश्चन हो तो प्लीज वो हेलो पूछे। जी 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 पूछिए। बताएं। सर, मैं बुशरा बोल रही हूँ। जी हेलो हाँ बताइए, आवाज आ रही है। सर, मैं बुशरा बोल रही हूँ। सर, अभी मेरे पास एक एसएलडी की एक बच्ची है। वो 4th स्टैंडर्ड में है, लेकिन अभी वो क्वेश्चंस को याद तो कर लेती है, लेकिन वो आंसर्स वही लिख नहीं पाती। वही अगर कुछ बोलो तो वो बताती है, लेकिन लिख नहीं पाती, उसे लिखने में दिक्कत आती है। ओके, तो लिखने में दिक्कत तो क्या, उसको कोविड के पूरा थ्रू से वो 4th स्टैंडर्ड सेंटेंस, में आ गई है जी। उसको सेंटेंस राइटिंग में दिक्कत है या उस आंसर को एक एक शब्दों में भी बता दे, की पॉइंट्स भी बता सकती है क्या लिख करके? हाँ सर, की पॉइंट्स तो बताती है। तो अगर ए उसको यहाँ क्या पे कीजिए, आपकी जैसे आप कोई प्रश्न हम्म, पूछ रहे हैं तो जी पहले सर। उसको बोलें कि आप उसके की पॉइंट्स को लिखें, और जब वो की हम्म। पॉइंट सारी बता देती तो आप उसको मदद कीजिए कि अब वो की पॉइंट से उसको सेंटेंस स्ट्रक्चर में कैसे डालें। तो अच्छा सर। उन्हीं उसी के बताए हुए क्लूज से आप उस की हम्म पॉइंट्स को लेकर के एक सेंटेंस स्ट्रक्चर में उसको डालें और फिर उसको बताएं। हम्म देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या आज के समय में जो सभी बच्चों में है, इवन जो हम्म बच्चों में एसएलडी नहीं, वो भी है कि कोविड टाइम में जब वो 2 साल घर बैठे हैं और अब हम्म। वापस से विद्यालय आ रहे हैं, ऑनलाइन टीचिंग कितनी प्रभावी रही है, एक शोध का विषय है। लेकिन यस अब सर। जब विद्यालय आ रहे हैं तो विद्यालय में खास तौर से ये जो शुरुआत का, अभी जब जुलाई से सेशन चालू हुआ एक्चुअल में, तब से जी टीचर्स सर। को बहुत प्रॉब्लम आ रही है इस तरह की। और बहुत हम्म सारे बच्चों को एक बार फिर से बोला जा रहा है कि उसको एलडी का प्रॉब्लम है या एडीएचडी का प्रॉब्लम है, जबकि प्रॉब्लम हम्म कहीं और है। तो हम्म वो धीरे धीरे बच्चे सेटल होंगे, लेकिन जैसा आपने समस्या बताया कि बच्चे से आप कुछ क्लूज लीजिए, वो हम्म बताती है वर्बली तो आप उसको नोट डाउन कीजिए खुद से। हम्म अगर वो खुद हम्म नोट डाउन करती तो कीवर्ड्स को नोट डाउन करें, फिर उसको एक सेंटेंस स्ट्रक्चर में ढालें और फिर उससे हम्म सिंपल सिंपल सेंटेंस बना करके कोशिश हम्म। करें उसका उत्तर देने की। सर, बस थोड़ा सा टाइम लेंगे सर। जैसे कि अभी उस बच्चे को हम लोग अभी प्रैक्टिस करा रहे हैं कि तुमने आज ब्रेकफास्ट में क्या खाया या लंच में क्या खाया। तो वर्बली भी कभी बताती, कभी नहीं भी बता पाती है, लेकिन उसको आंसर्स नहीं कर पाती, उसका लिखने में उसको भी दिक्कत करती है, मतलब बताने के बाद भी। हम्म, तो वही मैं कह रहा हूँ कि क्या है, कई बार आपको प्रॉम्प्टिंग देना पड़ता है बच्चों को। यस ठीक सर, है, यस सर। अब उसने ठीक है क्या सर। खाया, तो अगर आप कुछ खाने के आइटम का पिक्चर दे रहे हैं, हम्म। उसको क्लू दे रहे हाँ। हैं, या कई बार हम्म मेमोरी गेम होता है कि अच्छा हम्म चलो मैं ट्रे में फोटो रखती हूँ डिफरेंट खाने के आइटम्स का, इसमें हम्म से तुम छांट लो और अभी 1 मिनट के लिए देखो इसको। फिर आपने उस हम्म ट्रे को कपड़े से ढक दिया, अब याद हम्म। करके बताओ कि आज तुमने क्या खाया। ओके सर। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, तो जी अब सर। क्या है कि ये मेमोरी गेम है और धीरे धीरे फिर आप इस तरह के और एक्टिविटीज को कराते रहिए, यस डेफिनेटली सर। वो सीखेगी। और मैं बात कर रहा था, हमारा जो निपिट के वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ स्क्रीन पे, तो हमारी एक जी सर। बहुत अच्छी बुक है। उस बुक को आप रेफर करेंगे तो उसमें आपको बहुत सारा एसएलडी रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। आप गूगल पे अगर टाइप करें, मेरे ख्याल से स्क्रीन दिख रही है, निपिट को टाइप करें, निपिट सिकंदराबाद, तो जी सर। हमारा वेबसाइट है nipit.nic.in। इसमें जब आप जाएंगे, ये हमारी वेबसाइट है, इसमें जब आप पब्लिकेशंस में जाएंगे तो ये है पब्लिकेशन टू ब्राउज। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको 115 किताबें जो है यहाँ पे हैं, आप कोई भी किताब पढ़ेंगे, सारी किताबें बहुत यूजफुल है, एनआईएमएच पब्लिकेशंस हैं। लेकिन इसमें जो एक किताब जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ वो है एजुकेटिंग चिल्ड्रन विथ लर्निंग प्रॉब्लम, पीडीएफ है, कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है, रिसोर्स बुक फॉर टीचर्स। और इसमें जो है मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश को सिखाने के लिए बहुत सारी अच्छी वर्कशीट्स दी गई हैं कि आप अगर मिलते जुलते शब्द हैं, उसके उच्चारण हैं, उसमें बच्चे को कैसे अंतर करना सिखाएंगे, अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं हैं उसके कैसे निदान करेंगे, उससे मिलती जुलती वर्कशीट दी है, जिसका रेफरेंस लेके आप अपनी बहुत सारी वर्कशीट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आप इस ठीक है सर। बुक को आप लोग प्लीज, अगर आप इंटरेस्टेड है, मैं इसका लिंक भी जो है चैट बॉक्स में अभी शेयर कर देता हूं, तो अगर आपकी इच्छा होगी तो आप जी लोग सर। इसको जो है बुक को डाउनलोड कर लीजिए और एक बार पढ़ें इसको प्लीज। ओके, थैंक यू सो मैंने मच सर। बुक का थैंक लिंक शेयर किया चैट बॉक्स में। किसी का और कोई प्रश्न है, पूछिए प्लीज। Anybody is having any question?
लगता है सर किसी अदर प्रतिभागी का क्वेश्चन नहीं है। किसी और प्रतिभागी का क्वेश्चन है टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज पूछ सकता है। सर आप प्लीज क्या अपना नंबर दे सकते हैं? मैं अपना नंबर टाइप कर रहा हूँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉल नहीं आता, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच सर। और मैं ईमेल आईडी दे रहा हूँ, अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप मेल भी लिख सकते हैं। कोई और प्रश्न है किसी का? अगर नहीं है तो फिर हम इस सेशन को फिर यहाँ पे समाप्त कर सकते हैं। मैडम, ओवर टू यू सीमा मैम। यस सर, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। सर आज का कार्यक्रम टीचिंग स्ट्रेटजीज फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी पर आधारित था। आज के कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी रिसोर्स पर्सन के रूप में जुड़े डॉक्टर रवि प्रकाश सिंह सर का, जो आपने बहुत ही सरल शब्दों में महत्वपूर्ण जानकारी हम सबको प्रदान की, जिससे हम सभी रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल लाभान्वित हुए। धन्यवाद ज्ञापन के क्रम में धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ आदरणीय श्रीमती मीना कुमारी मैम का, जिनका आशीर्वचन प्राप्त हुआ और हम कार्यक्रम करने में सफल हुए। धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ आदरणीय श्री रमेश कुमार पांडे सर का। सर के कुशल नेतृत्व निर्देशन में इस तरीके के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने में सर लगातार निर्देशन, प्रेरणा और मार्गदर्शन से अनुग्रहित करते हैं, जिससे हम सभी लोग इससे लाभान्वित होते हैं और कार्यक्रम संचालित करने में सफल हो पाते हैं। धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ आदरणीय श्री राजीव रंजन सर का। सर का सहयोग निरंतर और मार्गदर्शन कार्यक्रम संचालित करने में मिलता है और आज के कार्यक्रम में सर का सहयोग प्रदान हुआ। धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ सभी प्रतिभागियों का, जो सुदूर क्षेत्रों से जुड़कर कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिए। और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ सहयोगी आयोजक श्री आदरणीय विकास सर, नागेश सर और सविता मैडम का। आप सबके सहयोग से इस कार्यक्रम को करने में सफल हुए। और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ टेक्निकल सहयोगी सुमित सर का, जो सर आपका निरंतर सहयोग प्राप्त होता है टेक्निकल को हैंडल करने के लिए और लगातार आप जुड़े हुए रहते हैं। और सीआरसी के अन्य प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी वर्ग का आप सभी का सहयोग प्राप्त होता है, इस तरीके के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने में सहयोग देते हैं सर। एक बार पुनः सभी लोगों का धन्यवाद एवं हार्दिक आभार। चैट बॉक्स में लिंक आपको सेंड कर दी गई है, प्लीज उसको आप भर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर अगेन।